अभी तक हमने चर्चा की है समाजशास्त्रीय सिद्धांत के प्रकारों की। जो पिछली हमारी वर्चुअल लेक्चर था, वर्चुअल क्लास थी, उसमें हमने टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थियरीज़ की बात करी है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने जिन सिद्धांतों की चर्चा की है उन सिद्धांतों के बारे में हमने बात की थी। उससे ये निष्कर्ष निकला कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में सर्व समानता नहीं है, उनमें उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में विभिन्नताएं विद्यमान हैं। फिर भी हम सभी समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का सिंहावलोकन करने के बाद में जिस निष्कर्ष पर निकलते हैं उसके आधार पर समाजशास्त्रीय सिद्धांत की कुछ सामान्य विशेषताओं के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थियरीज। पहली जो बात करनी है हमें विशेषता के बारे में, वो पहली बात यह है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत सर्वसम हों, अर्थात सार्वभौमिक हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते हैं। ऐसे सार्वभौमिक सिद्धांतों का परिचय हमसे अभी तक है, जैसे एमिल डर्कहाइम का आत्महत्या का सिद्धांत, मैक्स वेबर का जो आदर्श प्रारूप वाला जो सिद्धांत है। इसके अतिरिक्त मर्टन की मिडिल रेंज थ्योरी है, हर्बर्ट स्पेंसर का सावयववाद है, अगस्त कॉन्त का प्रत्यक्षवाद है, एम.एन. श्रीनिवास का जिसको संस्कृताइजेशन कहें। यद्यपि संस्कृताइजेशन दूसरी जगह ग्रुप्स के रूप में लागू हो सकता है और हमारे यहाँ वो कास्ट के रूप में लागू है। तो ये ऐसे कुछ सिद्धांत हैं जिनमें, जैसे एमिल डर्कहाइम की हम आत्महत्या के साथ साथ डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें, तो ये ऐसे कुछ सिद्धांत हैं जिनको हम सार्वभौमिक सिद्धांत कह सकते हैं। इसके अलावा ऐसे सिद्धांत भी हैं जो सार्वभौमिक ना होकर स्थानीय हैं, जैसे प्रभु जाति की बात हम करते हैं। जो जाति पर आधारित जितने भी सिद्धांत हैं वो भारत और भारतीय उपमहाद्वीप में ही लागू हो सकते हैं, बाकी दूसरी जगह उनको लागू नहीं किया जा सकता। ऐसी रंग भेद से संबंधित कोई बातें की जाएं तो वो अफ्रीका और अमेरिका में ही लागू हो सकती हैं। भारत और भारतीय उपमहाद्वीप में रंग भेद की बात नहीं है। समूह भी यहाँ जाति की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। जो वर्ग की अवधारणा है, समूह नहीं, जो वर्ग की अवधारणा है, वो वर्ग की अवधारणा भारत में जाति की तुलना में कम स्थापित हो पाई है। तो ये कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो स्थानीय स्तर पर लागू होते हैं और कुछ सिद्धांत हैं ऐसे जो सार्वभौमिक होते हैं। तो पहली विशेषता तो हम ये निकाल सकते हैं समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत सार्वभौमिक भी हो सकते हैं और सार्वभौमिक नहीं भी हो सकते हैं। दूसरी जो विशेषता है समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की, अभी तक के अध्ययन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत समय एवं स्थान सापेक्ष होते हैं। समाजशास्त्रीय सिद्धांत समय के साथ बदलाव की संभावनाओं को अपने में समाहित किए हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है जो आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले सिद्धांत किसी समाज की या किसी स्थानीयता की विशेषताओं के आधार पर निर्मित किया गया, वह सिद्धांत आज भी लागू हो। स्थानीय परिस्थितियों के बदलने के साथ, समाज की प्रवृत्ति और प्रकृति के बदलने के साथ सिद्धांतों को भी बदलना पड़ता है। तो ये समय सापेक्ष हो गए। स्थान की बात यह है कि जो अफ्रीका और अमेरिका या यूरोप में बातें की जाती हैं किसी उसकी स्थानीय समाज को लेकर, वे बातें ये आवश्यक नहीं कि भारत या एशिया के अंदर भी लागू हों। तो समय और स्थान सापेक्ष सिद्धांत होते हैं, समय के साथ उनमें बदलाव संभव है। तीसरी जो बात है वो समाजशास्त्रीय सिद्धांत समाज विशेष के आधार पर निर्मित होते हैं। जब भी हम समाज की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं, अवधारणात्मक रूप से इसको स्पष्ट कर लें कि समाज का उदाहरण एक ही उदाहरण है, मानव समाज। दूसरा कोई उदाहरण ले तो पशु पक्षी समाज की बात कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पशु पक्षियों में सीखा हुआ व्यवहार नहीं होता,
उनका जो प्राकृतिक आवश्यकताओं से संबंधित व्यवहार होता है। इसलिए हम जिन सामाजिक संबंधों के जाल की और सीखे हुए व्यवहार की या समाजीकरण के आधार पर आगे बढ़ने की बात करते हैं तो मानव समाज एकमात्र उदाहरण है। जहाँ हम स्थानीयता के आधार पर समाज की बात करते हैं तो वो समाज नहीं होके एक समाज होता है। तो द सोसाइटी और ए सोसाइटी में डिफरेंस है, इसको हमें समझना होगा। तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत हैं वो किसी समाज विशेष यानी एक समाज के आधार पर निर्मित किए जाते हैं जो उस एक समाज से अन्य एक समाज है उसमें भिन्नता को लिए हुए रखते हैं। केवल ऐसे कुछ सिद्धांत हैं जो सभी समाजों पर सर्वसम रूप से लागू होते हैं, जिसमें हमने बात करी थी एमिल डर्कहाइम के आत्महत्या का सिद्धांत से संबंधित इस तरह के सिद्धांतों की। तो ये सिद्धांत सब जगह लागू होते हैं, अपितु ऐसे अनेक से सिद्धांत भी उपस्थित हैं जो अलग अलग स्थानों के समाजों के संदर्भ में निर्मित किए गए हैं और वो उन्हीं पर लागू होते हैं। अगली जो विशेषता, चौथी विशेषता समाजशास्त्रीय सिद्धांत की है वह ये है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में से कुछ सिद्धांत हैं वो अमूर्त भी होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट रूप में होते हैं। तो अमूर्त सिद्धांतों का प्रयोगात्मक परीक्षण संभव नहीं होता है। ऐसे सिद्धांत केवल जो ज्ञान प्राप्ति के माध्यम होते हैं वही ये उपलब्ध करवाते हैं, इनसे प्रयोगात्मक परीक्षण इनका दोबारा नहीं होता। पांचवा जो विशेषता है वो विशेषता है कि ये जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत हैं इन सिद्धांतों में अभी हमने ये बात करी थी कि समय के साथ परिस्थितियों के साथ बदलाव संभव है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि सभी समाजशास्त्रीय सिद्धांत भविष्यवाणी को संभव करने में सक्षम नहीं होते। कुछ सार्वभौमिक सिद्धांत हैं जो समय और स्थान निरपेक्ष हैं, सापेक्ष नहीं हैं, वे ही भविष्यवाणी करने में सक्षम हैं। बाकी जो समय और स्थान सापेक्ष सिद्धांत हैं वे प्रत्येक परिस्थिति में मानवीय व्यवहार या सामाजिक व्यवहार की भविष्यवाणी करना संभव नहीं बनाते हैं। तो ये विशेषता भी इनमें है कि सभी समाजशास्त्रीय सिद्धांतों से भविष्यवाणी करना संभव नहीं होता। एक विशेषता इसकी हम ये ले सकते हैं कि समाजशास्त्र में कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों से प्राप्त ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग नहीं होता। वे केवल अध्ययनकर्ता, अनुसंधानकर्ता या जो समाजवेता हैं उनकी ज्ञान पिपासा को शांत करने या उनके ज्ञान में अभिवृद्धि करने में ही सहयोगी होते हैं, अपितु किन्हीं उनसे कोई व्यावहारिक उपयोग उनका संभव नहीं है। किन्हीं प्रकार की सामाजिक समस्याओं का समाधान भी उनके माध्यम से निर्मित नहीं किया जा सकता। ये विशेषता भी कुछ कतिपय समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में होती है। ये जो समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का निर्माण हुआ है, समस्या निर्माण के अंदर जिन विधियों को प्रयुक्त किया गया है उनको लेकर होती है। तो जब ऐसी विधियां और प्रविधियां जो किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए ही उपयुक्त होती हैं और स्थानीय क्षेत्र से जुड़ी हुई इकाइयों से सूचनाएं प्राप्त करके उनसे अनुभव प्राप्त करके अवलोकन, साक्षात्कार या अन्य प्रविधियों के माध्यम से कोई निष्कर्ष निकालकर अगर सिद्धांत का निर्माण किया जाता है और उसका परीक्षण दूसरे भौगोलिक परिस्थितियों में रहने वाली इकाइयों पर नहीं किया गया होता है तो उस सिद्धांत के साथ ये समस्या अथवा हम कहें विशेषता होती है कि वो जिस स्थानीय परिस्थिति में जिस स्थानीय समाज से सूचनाओं का संकलन करके या अनुभव प्राप्त करके निर्मित किया गया है उसी पर वह लागू होता है। गाउडनर ने सिद्धांत निर्माण की समस्या के बारे में अपनी पुस्तक द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी में इस बात की चर्चा भी की है। गाउडनर ये कहते हैं कि सिद्धांत निर्माताओं को या सिद्धांत वेताओं को ऐसे यूनिवर्सल टूल्स और टेक्निक्स इस्तेमाल करनी होंगी जिनके माध्यम से वर्तमान समय की जो ज्वलंत समस्याएं हैं या विषय उत्पन्न हो रहे हैं उन विषयों पर इस तरह के अध्ययन किए जाएं जो सभी एक समाजों पर समान रूप से लागू हों। छात्र असंतोष की समस्या है
वर्ग या जातीय भेदभाव की समस्या है, गरीबी से जनित समस्याएं हैं, अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, सामाजिक तनाव है, कुंठा है, अलगाव है, अवसाद है। ये कुछ इस तरह की समस्याएं हैं जो विश्वव्यापी हैं। पूरे भूगोल के हर क्षेत्र को इन्होंने प्रभावित कर रखा है। तो इनके अध्ययन के लिए कोई ऐसे टूल्स और टेक्निक्स बनाए जाने चाहिए। गार्डनर ने वेस्टर्न सोशियोलॉजी की जो समस्याएं थी, पश्चिमी समाजशास्त्र की जो समस्याएं थी, उनको रेखांकित करते हुए इस तरह की बातें अभिव्यक्त की है। अपितु ऐसे बहुत सारे सिद्धांतवेता हैं जिन्होंने स्थानीय विशेषताओं या इकाइयों से सूचनाएं प्राप्त की, स्थानीय समाज से सूचनाएं प्राप्त की और उनके आधार पर जो निष्कर्ष निकाले, उन निष्कर्षों का उन्होंने सामान्यीकरण किया, सैद्धांतिकरण किया, और वो सामान्यीकरण एक बड़े क्षेत्र में लागू होता है। अभी अपन ने बात करी थी एमिल डर्कहाइम की, ऐसे ही मैक्स वेबर की हम बात कर सकते हैं, ऐसे ही हर्बर्ट स्पेंसर की हम बात कर सकते हैं, मनोवैज्ञानिक जो सिगमंड फ्राइड हैं उनकी बात की जा सकती है। ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जिन विद्वानों ने जो सिद्धांत दिए हैं, चाहे वो एमिल डर्कहाइम के सामाजिक तथ्यों की बात हो, चाहे मैक्स वेबर के आइडियल टाइप्स की बात हो, चाहे जो सिगमंड फ्राइड की जो मनोवैज्ञानिक पद्धति है जिसमें उन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो की बात की है, उसकी चर्चा हो, ये सारी चर्चाएं प्रासंगिकता के वृहद स्तर पर देखने को या लागू इनको किया गया है। तो इस तरह की कोई विश्व दृष्टि अगर अपनाई जाए तो समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में भविष्यवाणी करने की क्षमता भी उत्पन्न हो जाएगी और वे सर्वसम होंगे, सार्वभौमिक होंगे। तो ये समाजशास्त्रीय सिद्धांत की विशेषताओं की हमने अभी तक चर्चा की है। इसमें हम ये बात कर सकते हैं कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत के निर्माण में ऐसी कौन सी औपचारिक समस्याएं आती हैं जो उन्हें सर्वसम नहीं बनाती, उन्हें सार्वभौमिक नहीं बनाती, उनमें भविष्यवाणी करने की क्षमताओं का जो निहित होना चाहिए वो नहीं होता। तो हम बात करेंगे समाज शास्त्रीय सिद्धांत की के निर्माण में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं। तो पहली कठिनाई तो ये है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत का निर्माण जिन अवधारणाओं का प्रयोग करके बनाया जाता है उन अवधारणाओं की समस्या है, अवधारणीकरण की समस्या है। बहुत सारी अवधारणाएं ऐसे हैं जो एक स्पष्ट अभिप्राय नहीं रखती, उनसे मिलती जुलती अवधारणाएं और हैं। तो सिद्धांत निर्माण के लिए अवधारणीकरण की समस्या बहुत महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से उपस्थित होती है। जैसे हम सैम्पलिंग की बात करते हैं तो इसका प्रतिचयन भी है, प्रतिदर्श भी है। अब कौन सी अवधारणा को काम में लिया जाए, कौन से संप्रत्यय को काम में लिया जाए, निदर्शन भी बोला इसको जाता है। तो इस तरह से अवधारणीकरण की समस्या बड़ी है। फिर दूसरी समस्या ये उत्पन्न होती है कि समाज और संस्कृति विशिष्ट होती हैं। प्रत्येक स्थान पर ये सामान्य नहीं होते। स्थान के बदलते हुए एक समाज और उसकी संस्कृति अपनी विशेषताओं को बदल लेती हैं। तो सिद्धांत निर्माण की कठिनाई होती है। तीसरी जो कठिनाई इसमें ये आती है कि जो सामाजिक तथ्य हैं वो तथ्य प्रायः समाज विज्ञानों में वर्णनात्मक रूप में उपलब्ध होते हैं। इनको संख्यात्मक रूप में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इनका संख्यात्मक रूप में रूपांतरण करना भी एक बड़ी समस्या है। बिना संख्यात्मक रूप में इनको परिवर्तित किए, प्रस्तुत किए, सामान्यीकरण, सैद्धांतिकरण या हम कहें जो सूचनाएं एकत्रित हुई हैं उन सूचनाओं का विश्लेषण और निर्वचन कैसे करेंगे, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, वो एक बड़ी समस्या सामने आती है। इसके अतिरिक्त हम बात करें, अगली जो समस्या है वो है जो सामाजिक संदर्भ है वो गतिशील और परिवर्तनशील होता है, वो बदलता रहता है। समय के साथ समाज में बदलाव आता है। इसलिए जब अध्ययन प्रारंभ किया गया और
अगर अध्ययन प्रारंभ किया गया, चूंकि समाज का अध्ययन है, तो जैसे 6 महीने, 12 महीने, 2 साल, 3 साल लगे तो जो इकाइयां हैं उन इकाइयों की प्रकृति और प्रवृत्ति बदल जाती है। तो ये एक बड़ी समस्या होती है। फिर समाज के अंदर प्रयोगात्मक परीक्षण जिस तरह से प्राकृतिक विज्ञानों के अंदर किया जाता है, वो प्रयोगात्मक परीक्षण भी समाज में संभव नहीं होता। जिस तरह से हम प्राकृतिक विज्ञानों में अन्य जो कारक हैं, जैसे ताप को, दाब को नियंत्रित रखते हुए किसी जो यूनिट है उसके आयतन का पता करते हैं, तो यहाँ इस तरह से इकाइयों को नियंत्रित किया जाना संभव नहीं होता, तो प्रयोगात्मक परीक्षण का अभाव रहता है। फिर एक बड़ी बात ये भी है कि जो समाज में घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं के घटने के पीछे मल्टीपल रीजन्स होते हैं, कारणों की बहुलता होती है। कोई 1, 2, 5 कारण नहीं होते, अपितु अनेक कारण होते हैं। उनमें से कौन सा कारण अधिक डोमिनेट करता है, कभी कोई सामान्य समझा जाने वाला कारण ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है, कभी ऐसा कोई कारण होता है जो दिखाई नहीं देता है। तो कारणों की बहुलता भी एक बड़ी विकट समस्या समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के निर्माण के अंदर होती है। तो जैसे कारणों की बहुलता होती है, वैसे परिणामों की बहुलता भी होती है। जो कारण डोमिनेट करेगा, परिणाम उसी की तरफ जाएगा। तो विभिन्न कारण और विभिन्न प्रकार के परिणाम भी किसी घटना के अंदर दिखाई हमें दे सकते हैं। ये भी बड़ी समस्या है एक। फिर कारण और परिणामों के आपस में संबंध भी अस्पष्ट होते हैं। मानव का व्यवहार, क्योंकि मानव ही समाज की इकाई है, तो मानव का व्यवहार पल पल परिवर्तनशील रहता है। उस परिवर्तनशील व्यवहार में कौन सा कारण किस परिणाम के उत्तरदायी है, इसको जांचना प्रायः दूसरे व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाता। तो कारणों और परिणामों के आपसी संबंध भी अस्पष्ट होते हैं, वो भी एक बड़ी समस्या है। एक समस्या इसमें जो भविष्य के बारे में हम निश्चित घोषणाएं करने की बात करते हैं, भविष्यवाणी की क्षमता की बात करते हैं, उसको लेकर भी आती है। क्योंकि अभी हमने चर्चा की है कि भी मानव का व्यवहार परिवर्तनशील है, वो भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि कारकों से प्रभावित होता है, और प्रभावित होने की गति भी विभिन्न समय में भिन्न भिन्न होती है। एक ही कारक के उपस्थित होने से एक समय वह तीव्र प्रतिक्रिया दे सकता है, और दूसरी समय उसी कारक के उसी इंटेंसिटी के साथ उपस्थित होने पर भी वह सामान्य प्रक्रिया दे सकता है, अथवा वह शांत रह सकता है। तो इस आधार पर व्यक्ति के व्यवहार के परिवर्तनशील होने और उसके व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी लगभग नामुमकिन होने के कारण समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के सामने भी ये एक बड़ी समस्या होती है कि वो भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करना उनके लिए संभव नहीं होता। तो ये कुछ समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के निर्माण में कठिनाइयों की बात भी थी। तो अब जिस लेसन को, जिस चैप्टर को हमने शुरू कर रखा था समाजशास्त्रीय सिद्धांत की प्रकृति एवं अर्थ को लेकर, उसमें समाजशास्त्रीय सिद्धांत की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशियोलॉजिकल थियरी का जो पोर्शन है वो बचा है। अगले वर्चुअल लेक्चर में हम सोशियोलॉजिकल थियरी के नेचर की बात करेंगे। धन्यवाद।